हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस टू के अंदर फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट पे हैं। फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको जो थियोरेटिकल टॉपिक कराया था दैट वाज कैपेसिटर्स अरेंज इन पैरेलल एंड कैपेसिटर्स अरेंज इन सीरीज। व्हेन द कैपेसिटर्स आर अरेंज इन सीरीज, हम लोगों ने तब उनके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था। और जब कैपेसिटर्स सीरीज के बाद पैरेलल में अरेंज होते हैं, तो सीरीज के बाद जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में अरेंज किया गया तो उसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला डेवलप किया था। तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में अरेंज करते हैं या सीरीज में अरेंज करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। दिस इज 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus and so on। ये तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आता है when the capacitors are connected in series। अब हम आगे चलते हैं। अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट आता है C1 plus C2 plus C3 and so on। ये हमारे पास पैरेलल की अरेंजमेंट हो जाती है। अब आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में समझिए क्या है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास यहां पर कुछ कैपेसिटर्स दे रखे हैं। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये वाला C1 है, ये वाला C2 है, ये वाला भी C1 है। C1 की वैल्यू 3 पिकोफैराड है, C2 की वैल्यू 2 पिकोफैराड है। और आपको यहां पर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। सो we have to calculate the equivalent capacitance of this arrangement of capacitors। समझिए, सबसे पहले आप इस अरेंजमेंट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। आप गौर से सुनिए। आपसे कहा गया है A और B के बीच में जो कैपेसिटर्स हैं इन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल फाइन मूड में आप इसको समझने की कोशिश करें। आप सिर्फ इतना जाने, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है और ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज की अरेंजमेंट में क्या होता है और पैरेलल की अरेंजमेंट में क्या होता है। आप सोचिए, आप यहां इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक सिर्फ एक ही रास्ते से जा सकते हैं, यानी कि यहां से लेके और यहां तक सिर्फ आप एक ही पाथ से जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आप यूं कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ये कैपेसिटर्स दे रखे हैं, कौन से ये जो कैपेसिटर्स का सिस्टम आपके पास है, ये कैपेसिटर्स आपके पास है, these all capacitors are connected in series। ये सभी के सभी कैपेसिटर्स सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। आप कहोगे सर बताना कैसे है, तो ये काम करो ना, आप इसको यहां पर लो, ये कैपेसिटर इधर, इसके साथ इसकी अरेंजमेंट ये वाला हो गया C1, उसके साथ इस वायर को सीधा कर दो, ये वाला हो गया इधर से, दिस इज C2, उसके साथ इसको इधर कर दो, दिस इज कॉल्ड C3। इस तरीके से आपने इस अरेंजमेंट को देखा है। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2 एंड अगेन ये हो गया है C1। तो ये अरेंजमेंट हमारी प्योरली सीरीज के अंदर है। अब आप कहोगे क्या, आप जानते हो ये वाला कैपेसिटर नंबर सेकंड है, ये कैपेसिटर थर्ड है, ये कैपेसिटर 4 है। आप कहोगे एज कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected in series। कि जो कैपेसिटर्स C1, C2, C3 हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is given by
सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, क्या होगा देखो, ये सीरीज के अंदर अरेंज है तो आप ऐसे लिखो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1। चलिए 1/C1 दिस इज 3 पिकोफैराड, ये रहा, प्लस 1/C2 दिस इज 2 पिकोफैराड, और फिर 1/C1 दिस इज अगेन 3 पिकोफैराड। आगे बढ़िए, तो 1/CS इज इक्वल टू, यहां से 6 ये हो गया, ये वाली वैल्यू 2 हो गई, ये वाली वैल्यू 3 हो गई, और यहां से फिर ये वाली वैल्यू 2 हो गई। आगे बढ़िए, ये हमारे पास हुआ, दिस इज 3 और ये हो गया 4, तो यहां पर बना 7/6 पिकोफैराड। बट CS निकाले, दिस इज CS इज इक्वल टू 6/7 पिकोफैराड। ये आपके पास जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट इन 3 कैपेसिटर्स का आया है। अब आप चाहें तो इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं। ये डायग्राम आपका कैसे आया, इसको सुन लीजिए। अब ये जो नया डायग्राम बन गया, इन सभी को आपने सीरीज में अरेंज कर दिया, ठीक है, हो गया। अब ये सीरीज में अरेंज होके अब तो ये ऐसे हो गए, ये लीजिए, सीरीज में अरेंज होके वो सभी एक ही बन चुके हैं, और वो एक ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बन गया। टोटल कैपेसिटेंस उसका 6/7 पिकोफैराड है। अब आप उसको सिर्फ नाम दे दीजिए, दिस इज CS, ये रहा। अब आप एक बात बताओ, दिस C2 एंड दिस CS, these both are also connected in, सोचो ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखो इन दोनों की एक एक प्लेट एक तरफ कनेक्टेड है और एक एक प्लेट एक तरफ कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। आप कहोगे नाउ C2 and CS are in parallel। CS और C2 पैरेलल के अंदर है। अगर CS और C2 पैरेलल में है, सो फिर आप लिखोगे CP is equal to how much? This is C2 plus CS। C2 कितना है? C2 की वैल्यू 2 पिकोफैराड है, दिस इज 2 पिकोफैराड, प्लस CS की वैल्यू है 6/7 पिकोफैराड। ये आपके पास आ जाता है। यहां से आपने CP को निकाला, दिस इज CP इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व किया, कैसे होगा, 2 प्लस 6/7, ये रहा। आगे बढ़िए, 7 ये रहा, यहां से आया 14 प्लस 6, दिस इज 20/7 पिकोफैराड। दिस इज वैल्यू ऑफ CP। तो यहां पे CP की वैल्यू आपके पास आ गई 20/7 पिकोफैराड, ये आपके पास यहां पर आया है। अब इन दोनों को भी खत्म कर दीजिए, ये यहां से हट गए हैं और ये यहां से हट के अब जो नया कैपेसिटेंस आया है इन सब का मिला के, दैट विल बी देयर, वो ये रहा, और इसकी वैल्यू है 20/7 पिकोफैराड। अब इसको नाम दिया, दिस इज CP। अब एक बात देखिए, नाउ, अब आप कहोगे नाउ, अब कौन सा फर्स्ट यानी कि ये CP यानी कि ये एंड 6 आर कनेक्टेड इन, हाँ जी, किसमें कनेक्टेड है? देखिए एक A से लेके B तक जाने का एक ही रास्ता है, तो क्या कहोगे, these are connected in series, so 1 CP and 6 are connected in series। ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है,
सो अब आप क्या कहोगे, टोटल कैपेसिटेंस 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CP प्लस 1/6, 6 मतलब C1। तो ये रहा, आगे बढ़िए, बताइए 1/C1 क्या है, ये रहा C1, C1 की वैल्यू 3, तो 1/3 प्लस 1/CP, CP की वैल्यू ये रही, ये आ जाएगा आपके पास 1/ है ना, तो उल्टा हो जाएगा 7/20। उसके बाद बात आई C1, C1 इज अगेन 3, दिस इज 1/3। आगे चलो, तो यहां से 1/CS इज इक्वल टू, आपने यहां पर इसको सोल्व किया, देखिए आपके पास एलसीएम कितना आता है, दिस इज 60 एलसीएम हुआ, आपने इसको यहां से सोल्व किया, दिस इज 20 प्लस यहां से सोल्व किया, दिस इज 21, ये बना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, फिर आपने यहां से सोल्व किया, दिस इज अगेन 20, आपके पास इसको सोल्व करके आया है, दिस इज 61/60। आगे बढ़िए, 1/CS इज इक्वल टू 61/60 और CS इज इक्वल टू 60/61 पिको फैराड। ये लीजिए, ये यहां पर आपके पास इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाता है, ये आपके पास आपका प्रॉपर आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 32। ये देखिए, ये रहा आपके पास एक जीनियस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को एक बार जब करेंगे तो समझने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इसमें कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज्यादा है, बट उसके लिए घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को तरीके से समझना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको आप यहां पर ध्यान से समझिए, पूरे प्रॉपर तरीके से मैं इस क्वेश्चन को यहां पर फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। आपको भी जब तक वीडियो देखते रहना है, ये बार बार रिपीट करके, तब तक जब तक आपको ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता। ठीक, देखिए कैसे करेंगे आप। एक बात बताइए और ध्यान से सोच समझ के बताइए, सुनिएगा। एक बात देखो, ये आपके पास पॉइंट है F, ये आपके पास पॉइंट है B, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है F, ये आपके पास पॉइंट है B। F और B के बीच में देखो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं। F और B के बीच में देयर आर 3 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, फर्स्ट इज हियर, सेकंड इज हियर एंड थर्ड इज दिस। ये 3 कैपेसिटर्स आपके पास यहां पर है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप F और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। कुछ बच्चे सोचते हैं सर आप ये बताओ यहां से क्यों नहीं शुरू कर रहे, आप वहां से शुरू करो जहां से आपको शुरू करना आसान दिखे। हमें यहां से शुरू करना आसान लगता है और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पीछे से ही इसको करना शुरू करेंगे। सो समझिए, पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डिटेल में, आप इस क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास कैसे होगा उसको सुन लीजिए। बेटे एक बात देखो, ये दोनों के दोनों these both are arranged in series, डेफिनेटली ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं और उनके साथ ये जो है ये वाला दिस इज अरेंज इन पैरेलल, डेफिनेटली पैरेलल में है। तो आप ऐसे करो, क्या आप यू कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between equivalent capacitance between B and F is given by equivalent capacitance between B and F is given by, आप ये देखिए B और F के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आता है, इसको सुनिए। आप सबसे पहले देखिए क्या करेंगे,
ये वाला और ये वाला बोथ दीज आर इन सीरीज, तो ये दोनों सीरीज में है, इसका रिजल्ट सीरीज में निकालो, उसके बाद इसमें जो है उसको इसके साथ पैरेलल में अरेंज कर देते हैं। तो चलो करते हैं, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले यहां पर देखो, दिस इज 1/CS ऐसे लिखा, ठीक है, इक्वल टू 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/18। आगे बढ़ो, दिस इज 18 यहां पर आ गया, यहां पर क्या बना 1 प्लस 1 यानी कि 2/18 यानी कि 1/9, तो CS इज इक्वल टू 9 और 9 भी क्या माइक्रोफैराड। इस 9 माइक्रोफैराड के साथ ये वाला C किस में रेंज है, पैरेलल में। तो यहां पर इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, सॉरी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, उसके साथ ये वाला सीरीज में, सॉरी ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज है। तो उस केस में यहां पर लिखोगे एज दिस CS is arranged in parallel with C. So अब कैपेसिटेंस आपके पास यहां पर आ गया, दिस इज 9 प्लस 18, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए, दिस इज C डैश, यही सही रहेगा, C डैश इज इक्वल टू C प्लस CS। हाउ मच C इज, C इज इक्वल टू देयर, दिस इज 18 एंड प्लस में CS इज 9, दिस इज 27 माइक्रोफैराड। ये आपके पास आया, तो C डैश इज इक्वल टू 27 माइक्रोफैराड, ये वाली एक वैल्यू आपके पास आ गई। सही मायने में इस B और इस F के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो हमारे पास आ चुका है। अब आप चाहें तो इस सबको यहां से हटा के और इसको यहां से हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और सिर्फ अब इन सबको हटा के सिर्फ इतना लगा दीजिए कि ये इधर है और यहां पर अब आपके पास दिस इज 27 माइक्रोफैराड, ये लीजिए, ये आपके पास यहां पर आ चुका है। अब एक बात और देखिए, अगर और समझदारी के साथ देखें तो उसको समझिए। अब आप ध्यान से सोच समझ के मुझे जवाब दीजिए, ये बताइए, ये जो 27 माइक्रोफैराड है, ये 27 माइक्रोफैराड इस C के साथ किसमें अरेंज है, सीरीज में, और जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ किसमें अरेंज है, पैरेलल में। डेफिनेटली ऐसे गाड़ी चलेगी। तो आप यहां पर, ये तो आपने C डैश की वैल्यू यहां पर लिख दी है, ये रहा। अब आप नेक्स्ट चलोगे, आप क्या करोगे उसको देखो, आप कहोगे एज C डैश इज इन सीरीज with C and, चलिए सिर्फ इतना रखते हैं, बाद में बाकी देखते हैं। दिस इज 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/27 प्लस 1/C। C की वैल्यू आपके पास 18 आ चुकी है, दिस इज हियर, दिस इज 18, एलसीएम लोगे इट शुड बी 54, ये एलसीएम हुआ। यहां से आगे चलोगे, दिस इज 2 प्लस दिस इज 3 इज इक्वल टू 5/54, ये हो गया। तो C डबल डैश इज इक्वल टू 54/5, ये आ गया। यानी कि इन दोनों को सम करके आपके पास रिजल्ट आ गया है और वो 54/5 माइक्रोफैराड आपके पास आया है। नाउ अब आप क्या कहोगे, नाउ C डबल डैश एंड दिस C1 आर इन पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल में है। तो उस
उस केस में क्या करोगे, दिस इज, अब आपके पास नया रिजल्ट आ जाएगा। नया रिजल्ट कितना है, दिस इज सी ट्रिपल डैश, कितना बना देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल बनेगा। कितना बना है जरा ध्यान से देखिए, C डबल डैश इज इक्वल टू 54/5 एंड C1 इज इक्वल टू ये रहा, दिस इज 12, तो यानी कि ये आपके पास आ गया 12 हेयर। आगे बढ़िए, यहां से इधर आपने यहां पर 5 लिखा, ये रहा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां से ये 54 है, ये रहा, ये वाला यहां पर आगे बढ़िए, दिस इज 60, ये आ गया, ये आपके पास आ गया 114 डिवाइड बाय 5। ये आपके पास आगे बढ़ने के लिए और देखते हैं। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है 23, दिस इज 23 माइक्रोफैराड। तो ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो रिजल्ट आया था, इन दोनों को मिला करके हमारे पास जो रिजल्ट आया था, दैट रिजल्ट वाज, देखिए इन दोनों को मिला करके जो रिजल्ट आया था, इट वाज सी डबल डैश, ये रहा, ये आ गया सी डबल डैश, इसके साथ C1 के साथ पैरेलल में है, तो C डबल डैश एंड C1 आर इन पैरेलल। इनको मिला करके, इन दोनों को मिला करके जो रिजल्ट आया है वो हमने इसको हटाया और यहां पर लगा देते हैं, वो रिजल्ट हमारे पास ये वाला आ गया है, इसको हमने यहां पर लिखा, ये लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये वाली वैल्यू 23 माइक्रोफैराड। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। नाउ अब आप देखिए, ये 23 माइक्रोफैराड इस C के साथ किस में है, सीरीज में है, और जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। तो वही कहानी दोबारा आ गई। तो आप कहोगे क्या, नाउ दिस 23 माइक्रोफैराड इज इन सीरीज विद किसके साथ, C, देन equivalent capacitance is given by, तो equivalent capacitance आपके पास क्या होगा, this is 1/C, क्या था ये, ट्रिपल डैश, 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/23 प्लस C की वैल्यू है 18, 1/18। ये आपके पास आ गया। अब हम थोड़ा और भी आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास यहां से 1/23 ये हो गया, और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, दिस इज ऑफ C की वैल्यू 18 है, आपने यहां पर लिखा, इसको इधर लाइए, यहां से 23 इंटू 18, आप इसका एलसीएम ले ले, यहां पर जो बचेगा दिस इज 18 एंड दिस इज 23। आगे बढ़िए, यहां से अब आपके पास जो आएगा दिस इज 1, ये हुआ, और इसको सोल्व करिए, ये हो गया 41 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 23 इंटू 18, ये आपके पास आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर जो नया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। यहां पर अब आप ये बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको आप जो आना था उसको आप चाहे तो CS का नाम दे दें, दिस इज, ये हो गया। बताइए CS कितना आया है, 23 इंटू 18 अपॉन 41, ये आपके पास आ गया। आप इस वाली वैल्यू को पहले तो सोल्व कर ले, दिस इज, सोल्व कर लीजिए, यहां पर बना हमारे पास 4, 5, यहां पर 41, ये हो गया, दिस इज 414 अपॉन 41, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। चलिए अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट जो हमारे पास आया है, अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो
तो ये लगभग हमारे पास 10 माइक्रोफैराड के अप्रोक्स आएगा। दिस इज 10 माइक्रोफैराड। ये रिजल्ट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोफैराड के अप्रोक्स आएगा। अब हम इस रिजल्ट से आगे थोड़ा सा मैं ये देखना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेशन ले रखा है वो अप्रोक्सीमेशन डिस्टर्ब ना कर दे, इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोगों को इसके अंदर इसका एग्जैक्ट रिजल्ट ही पता लगे। हाँ ठीक है, हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो यहां पर ले रखी है, दिस इज 10 माइक्रोफैराड, ये हमारे पास आया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, सॉरी 10 माइक्रोफैराड ठीक है, ये हमारे पास आया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए हम लोगों ने किया क्या है, इसको और इसको, इन दोनों को हम लोगों ने यहां पर सोल्व किया। एक बार और देख ले इसका जो सॉल्यूशन है वो कहीं गड़बड़ ना हो। दिस इज 23 into 18, मैं सोल्व कर रहा हूं। जी ये वाला ठीक है। अब हम आगे चले। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोफैराड आ गया, तो ठीक है, आपने इसको और इसको सोल्व किया। इन दोनों का जो सॉल्यूशन आपके पास आया अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोफैराड आपके पास आ चुका है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। अब आप देखिए ये वाली जो वैल्यू आई है ये इसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आप बताइए यहां से Cp क्या मिलेगा। Cp इज इक्वल टू Cs प्लस ये वाला C। Cs की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू हमारे पास ये रही, दिस इज 12, तो यहां पर आ गया C की वैल्यू, दिस इज Cs, दिस इज C, इस C की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो दिस इज 18, वैल्यू शुड बी इक्वल टू 28 माइक्रोफैराड। नाउ अब आप यहां से एक काम और कर दें, यहां पर अब ये जो वैल्यू आई है इसको इन सबको हटा दे यहां से, और हटा के अब सिर्फ एक ही रिजल्ट लगा सकते हैं, एंड दैट रिजल्ट इज इक्वल टू हियर, वो रिजल्ट आपका ये वाला होगा, एंड इट शुड बी 28 माइक्रोफैराड, ये रहा। अब आप बार बार एक ही चीज देख रहे हैं ये वाला 28 माइक्रोफैराड और ये वाला अब C, these both are in series, डेफिनेटली सीरीज में है, और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये किसमें है, पैरेलल में। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप क्या कहोगे। नाउ एज 28 माइक्रोफैराड एंड C are in series, 28 माइक्रोफैराड और C दोनों सीरीज में है, तो 1/Cs इज इक्वल टू, यहां से क्या बनेगा 1/28 प्लस C इज 18, ये रहा। आगे बढ़िए, एलसीएम लीजिए, 28 इंटू 18, यहां पर क्या बना 18 प्लस में 28, ये आ गया। आगे चलिए, इस तरह से ये Cs कितना आया, दिस इज 28 into 18 upon 18 plus 28, एंड ये वाली वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब एक चीज और इन्वॉल्व कर दो, ये इसके साथ ये वाला किसमें रेंज है, पैरेलल में, तो आप इसके बाद सीधा Cp लिख दो, और Cp इज इक्वल टू Cs प्लस C1। बताइए Cp की वैल्यू 28 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 28, ये हो गया, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, दिस इट इज 12, ये वाली वैल्यू आपके पास यहां पर आती है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, दिस इज नाउ, अब मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए कहीं पर जहां पर मल्टीप्लाई कर सकूं। दिस इज 28 इंटू 18, ये रहा,
लीजिए दिस इज 504, ये आपके पास आया अपॉन ये 8 और 8 16, यहां 3 और 2 और 3 4, ये 46 प्लस में कितना हुआ 12। ये वेरी वेरी राइट। जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये वाला रिजल्ट एग्जैक्ट आ चुका होगा। जब ये रिजल्ट आएगा तो फिर आप देख लेंगे, क्या आप कहोगे कि जो रिजल्ट आपके पास आएगा दैट विल बी सीरीज इन सीरीज विद दिस, वो रिजल्ट इसके साथ सीरीज में होगा। जैसे मान लीजिए इसको सोल्व करके, मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको सोल्व करके मान लीजिए x आ गया, तो जो x आया है दैट x विल बी इन सीरीज। लीजिए वो जो x आया है वो x मैं यहां लगा देता हूं, ये रहा, और वो x इसके साथ सीरीज में है, ये रहा, ये x है। अब इसके साथ सीरीज में है तो चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के जो आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इसके साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, पैरेलल में कर दिया। और जो आएगा रिजल्ट निकाल के वो इन सबको सोल्व करके जो आएगा वो इसके साथ किसमें है, सीरीज में है। इस तरीके से आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ये इस क्वेश्चन का तरीका है, आपको इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 57। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा। एंड नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आप किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान से सुनिए। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देख के एक सेकंड में आप नहीं बता सकते कि ये कैसा होगा। इसके लिए पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचिए कैसे करेंगे आप। एक बात देखिए, आप सेकंड यानी कि ये 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर और 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर और 5 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर आप ध्यान से देखिए। इस वाले की तीनों की एक एक प्लेट यहां पर कनेक्टेड है, ये रही। कैसे? इन दोनों की एक एक प्लेट यहां पर कनेक्टेड है और इसकी एक प्लेट यहां पर कनेक्टेड है। आप कहोगे सर इसकी भी तो है। हाँ, इसकी भी है, नीचे वाले के साथ तो इसकी भी है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले के साथ देखोगे तो ऊपर वाले में इन दोनों की एक एक प्लेट और इसकी एक बची हुई प्लेट इनके साथ कनेक्टेड है। यानी कि इन तीनों की एक एक प्लेट एक तरफ कनेक्ट है और दूसरी प्लेट एक तरफ कनेक्ट है। तो पक्की बात है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जब 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, तीनों की एक एक प्लेट एक तरफ कनेक्ट है, दूसरी एक एक प्लेट एक तरफ कनेक्ट है, यू कैन से दैट दीज ऑल आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है और उसके साथ ये किस में है, तो रिजल्ट देख के बताते हैं उसके साथ ये किस में है। आप समझ लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं। देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपके पास यहां पर 2 माइक्रोफैराड है, उसके बाद 3 माइक्रोफैराड है, उसके बाद 5 माइक्रोफैराड है। आपने इन सबको यहां पे इस तरीके से कनेक्ट किया, ये रहा, और यहां से आपने इसको इधर कनेक्ट कर लिया, ये वाला इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, और यहां से ये वाला इधर आ गया इसके साथ। आगे बढ़िए। अब ये वाला 2 माइक्रोफैराड है, ये वाला 3 माइक्रोफैराड है, ये वाला 5 माइक्रोफैराड है। आगे बढ़िए। यहां पर कहीं पर इसका x है, ये रहा, और अगर आप देखें तो y की तरफ ये वाला कनेक्शन है, तो यहां पर कहीं पर इसके साथ y का कनेक्शन है। बट उससे पहले ये वाला कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है। दिस इज ऑफ 10 माइक्रोफैराड। आफ्टर दैट देयर विल बी y, यहां पर फिर y है। अब आप एक बात समझ गए होंगे देख के, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में। तो अगर ये तीनों के तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उस केस में आप बताइए आपके पास
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? आप कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of 2 microfarad, 3 microfarad and 5 microfarad are given. क्या होगा? Cp is equal to 2 microfarad plus 3 microfarad plus 5 microfarad is equal to, this is 5 plus 3 8 plus 2 10, this is 10 microfarad and this 10 microfarad, ये जो ये वाला आया है ये, this 10 microfarad is connected in किसके साथ? इसमें किसके साथ कनेक्टेड है? इन तीनों को मिलाकर देखो, ये इन तीनों का रिजल्ट वो और ये मिल करके सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। कैसे? देख लो, आप ऐसे कह सकते हो, ये आपके पास x हो गया यहां पर, ये आपके पास यहां पर, और ये आपके पास यहां पर y हो गया। ये वाला 10 माइक्रोफैराड है, ये रहा, ये वाला भी 10 माइक्रोफैराड है, ये रहा। आगे बढ़िए, दिस इज नाउ, अब यहां पर आप लिखेंगे CS क्योंकि ये सीरीज में है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, यहां पर आया 10, 2/10 इज इक्वल टू 1/5, तो आपके पास CS आ गया, CS इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड, ये आपके पास यहां पर आ जाता है। सो आपको यहां पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल चुका है। अब हम चलते हैं वहां पर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे और उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये टॉपिक इन दिनों में, जिस टॉपिक पर ये बेस्ड है, वो टॉपिक इन दिनों में आपकी केमिस्ट्री के अंदर चला हुआ है। केमिस्ट्री के अंदर आपने इन दिनों में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पर है। आपको पता है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, बैलेंस की कंडीशन क्या है? यानी कि जो उसके नीचे वाली वायर है जहां पर जॉकी अटैच है वो, और जो उसके ऊपर वाली वायर है जहां पर हमने रेसिस्टेंस एक नोन और एक अननोन रेसिस्टेंस ले रखा है, आप मल्टीपल जगह पे जॉकी को रख के देखेंगे, वो जगह ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन देता है। हम कहेंगे कि ऊपर वाले का नीचे वाले का दोनों का पोटेंशियल सेम है। इन दैट केस इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करता। ऐसी कंडीशन में जो बीच वाली जॉकी वाली वायर होती है उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। ऐसी कंडीशन में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में बोलते हैं। अब आप यहां पर समझिए ये कैसे होगा, सोच के देखिए। आप वैसा ही बना लीजिए एक डायग्राम। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये रफली डायग्राम आपने ऐसा बनाया। अब ये बताइए, ये A यहां पर है, B यहां पर है, ये वाला D है और ये वाला C है। अगर आप ध्यान से देखें, दिस A is connected to D by C4। ये जो A है और जो D है, ये दोनों C4 की मदद से कनेक्टेड है, ठीक है। और A और B C1 की मदद से कनेक्टेड है। तो एक काम करो, यहां पर आपके पास A और B है, इनको कनेक्ट करो और C4 की मदद से इनको A बीच में आपने यहां पर C4 लगा दिया है। आगे चलिए, A और D के बीच में आप A और B के बीच में आपने C1 लगाया है, ये रहा। A और D के बीच में आपने C4 लगाया है। तो लीजिए, A और D के बीच में आप यहां पर C4 लगा दीजिए, ये रहा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप यहां पर देखिए, इस पॉइंट पे आपने यहां से इधर लिया। अब देखिए, B और D भी कनेक्टेड है, डेफिनेटली है। B और C भी कनेक्टेड है, डेफिनेटली है। अब आप देखिए, B और C किसके थ्रू कनेक्टेड है? दीज आर कनेक्टेड थ्रू C2। तो B ये रहा,
और C ये रहा, these both are connected through, ये रहा C2 के थ्रू, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, A ये रहा। सो आपने इन दोनों को यहां पर कनेक्शन दिया, ये रहा। आगे चलिए नेक्स्ट। अब यहां से B और DB के C और DB कनेक्टेड है। देखो C और D कैसे कनेक्टेड है? C और D C5 की मदद से कनेक्टेड है। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने C5 लगा दिया, ये रहा, और ये दोनों इसकी मदद से यहां पर कनेक्टेड हो जाते हैं। आगे चलिए, ये वाला पॉइंट हमारा D है। अब आप एक बात और देखो, आप ये देखो B और D के बीच में कौन है? डेफिनेटली B और D के बीच में C3 है। तो ठीक है, ये रहा B और ये रहा D, इनके बीच में आपने C3 ले लिया, ये रहा, दिस इज C3। अब सुनिए, A और B के बीच में C1 है, A और D के बीच में C4 है, D और C के बीच में C5 है। आगे चलिए यहां से, और B और D के बीच में C3 है, B और C के बीच में, दिस इज B और C के बीच में C2 है। अब ऐसी जब कंडीशन आती है, हम बोलते हैं दिस इज कंडीशन of balanced Wheatstone bridge। हम ये Wheatstone bridge सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस इज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड Wheatstone bridge। इन इट, इसके अंदर नो करंट will flow from C to D in balanced condition। So क्या होगा? B से लेके D तक, दिस इज फ्रॉम B to D, B से लेके D तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो हमारा डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ए ये लीजिए ऐसा हो गया है। अब आप एक बात बताओ, जब ये डायग्राम ऐसा हुआ तो आप एक बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये कंडीशन बनी, ये ऊपर वाले दोनों किसमें हैं बता दीजिए, नीचे वाले दोनों किसमें हैं बता दीजिए, ऊपर वाले दोनों सीरीज में हैं, नीचे वाले दोनों भी सीरीज में हैं। क्या कहोगे आप कहोगे एज C1 and C2 are in series। so C1 और C2 दोनों सीरीज में हैं, तो 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2। 1/C1 is equal to 1/10 plus 1/10। आगे चलो, 1/CS is equal to, this is 2/10 is equal to 1/5। तो यहां पर this implies that CS is equal to 5 माइक्रोफैराड। अब एक बात बताओ, इन दोनों को देखो, ये दोनों सीरीज में हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आया। इन द सेम सेंस इन दोनों का भी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड, क्योंकि जो कंडीशन इनकी है वही कंडीशन इनकी है। और सुनो, ये दोनों के साथ इन दोनों का रिजल्ट के साथ किस में कनेक्टेड है? डेफिनेटली पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड है, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। ये लीजिए, ये आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाता है। यहां तक आपको न्यूमेरिकल करने हैं, इससे आगे के न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।